एक समय की बात है, भारत के किसी कोने में एक सुंदर सा राज्य था। उस राज्य के राजा रानी के 2 पुत्र थे, लेकिन राजा रानी की इच्छा थी कि उन्हें एक प्यारी सी पुत्री की प्राप्ति हो। उनकी ये इच्छा भी जल्द ही भगवान ने सुन ली और कुछ समय बाद रानी ने सुनहरे बालों वाली एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। नन्ही राजकुमारी आने की खुशी में पूरा राज्य जश्न में डूब गया और जब नामकरण का समय आया तब राजा रानी ने पृथ्वीलोक के साथ साथ परीलोक में रहने वाली सुंदर सुंदर परियों को भी आमंत्रित किया। इस उपलक्ष्य पर महल में एक बहुत शानदार दावत का आयोजन किया गया। चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल था। सभी ने मिलकर नन्ही राजकुमारी को उपहार और ढेर सारा आशीर्वाद दिया। नन्ही राजकुमारी का नाम रखा गया सिंड्रेला। तभी परियां राजा रानी से विदा लेते हुए बोली, हमें दावत पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें चलना चाहिए। अरे, आप इतनी जल्दी जा रही हैं, पर जाते जाते आप मेरी नन्ही राजकुमारी का भविष्य तो बता दीजिए। महारानी, हमें बहुत दुख हो रहा है ये बताते हुए कि भविष्य में आपकी पुत्री की वजह से आपके दोनों पुत्रों की जान खतरे में पड़ सकती है। हम इतना ही बता सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब हमें आज्ञा दीजिए। परियों की ये बात सुन राजा और रानी बहुत उदास हो गए। फिर अगले दिन राजा ने दूर दूर से महान ज्ञानी और पंडित को राजमहल बुलवाया ताकि इस समस्या का कोई समाधान निकल सके, पर कोई भी हल ना ढूंढ सका। राजा और रानी परी की ये बात सुन सोच सोचकर बहुत दुखी थे। तब राज्य के मंत्री ने राजा को बताया कि राज्य की सीमा के पास घने जंगल में एक सिद्ध महात्मा रहते हैं और लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्या का समाधान लेने आते हैं। ये सुन रानी बोली, तो महाराज, हम अभी चलते हैं और उनसे अपनी समस्या बताते हैं। शायद वो हमारी समस्या का समाधान कर पाए और परियों द्वारा की गई भविष्यवाणी को रोकने का कोई तरीका बताए। फिर अगली सुबह होते ही राजा और रानी दोनों को सैनिकों को लेकर उस घने जंगल में जा पहुँचे। कुछ दूर जंगल में चलने के बाद उन्हें एक विशाल पेड़ के नीचे महात्मा बैठे हुए दिखाई दिए। महात्मा ने राजा और रानी को तुरंत ही पहचान लिया। राजा रानी, आपका स्वागत है। आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? तब राजा और रानी ने उन्हें सब बताया जो परियों ने राजकुमारी सिंड्रेला के बारे में भविष्यवाणी की थी। उन्होंने महात्मा से विनती की। महात्मा ने अपनी आंखें बंद की और उन्हें कहा कि वो तुरंत ही राजकुमारी सिंड्रेला को एक ऊंची मीनार में नजरबंद रखे और उसे उस मीनार से कभी बाहर निकलने मत दे। ये सुन राजा रानी ने महात्मा का धन्यवाद किया और तुरंत वापस महल लौट आए। महात्मा के कहे अनुसार राजा रानी ने एक ऊंची मीनार बनवाई और फिर उस मीनार में सिंड्रेला को रखा गया। राजा रानी और उसके दोनों भाई रोज उससे मिलने जाते और साथ में समय बिताते ताकि वो कभी अपने आप को अकेला और उदास महसूस ना करे। सिंड्रेला के बड़े भाई का नाम था विराट और छोटे भाई का नाम नकुल। विराट और नकुल दोनों अपनी बहन सिंड्रेला से बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। वक्त के साथ साथ राजा रानी दोनों बूढ़े हो गए। एक दिन राजा रानी एक साथ बीमार हो गए और फिर एक साथ चल बसे। राजा रानी के मौत की खबर सुन पूरा राज्य शोक में डूब गया। राजकुमार विराट और नकुल से अधिक राजकुमारी सिंड्रेला का रो रो कर बुरा हाल था। फिर राज्य के मंत्री और सलाहकारों के मौजूदगी में सबसे बड़े बेटे राजकुमार विराट को सिंहासन की गद्दी पर बैठा दिया गया। राजा बनने के बाद राजकुमार विराट ने अपनी बहन सिंड्रेला को उस ऊंची मीनार की कैद से बाहर निकालने का फैसला किया। फिर वो अपने छोटे भाई राजकुमार नकुल को लेकर मीनार पहुंचा। दोनों भाइयों को एक साथ आता देख सिंड्रेला खुश होते हुए बोली, भैया, आप दोनों इस वक्त यहाँ? हाँ हमारी प्यारी बहन, हम तुम्हें लेने आए हैं। अब तुम्हें इस मीनार में हम और नहीं रहने देंगे। अब तुम हमारे साथ महल चलो। क्या सच में भैया? हाँ मेरी प्यारी बहन, हम तुम्हें लेने आए हैं और जल्दी हम तुम्हारी शादी के लिए स्वयंवर का आयोजन करेंगे। जब राजकुमारी सिंड्रेला ने मीनार से पहली बार बाहर कदम रखा तो आसपास की खूबसूरती देखकर दंग रह गई। अरे वाह, कितना खूबसूरत नजारा है। भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मीनार से बाहर निकालने के लिए। ये कहते हुए सिंड्रेला महल के बाहर जो बगीचा था उसको निहारने लगी।
अब महल के भीतर चलो सिंड्रेला और चलकर अपने कक्ष में आराम करो। हम तब तक तुम्हारे स्वयंवर की राज्य में घोषणा करवा देते हैं। भैया, मैं शादी उसी से करूंगी जिसके बाल मेरी तरह सोने के होंगे। पर हम सोने के बालों वाला वर तुम्हारे लिए कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे? ये तो नामुमकिन है। मुझे नहीं पता भैया, पर मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। सिंड्रेला की ये बात सुन दोनों भाई दुविधा में पड़ गए। फिर काफी सोच विचार के बाद विराट ने सिंड्रेला से कहा, तुम सोने के बालों वाले व्यक्ति से शादी करना चाहती हो, इसलिए हम उसकी खोज में जाने वाले हैं। चाहे इसके लिए हमें दुनिया के किसी भी कोने में ही क्यों न जाना पड़े, हम जाएंगे। लेकिन इस बीच ध्यान रहे, हमारी गैर मौजूदगी में तुम राज्य का अच्छे से ख्याल रखोगी। आप दोनों का धन्यवाद। मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मेरे लिए इतना कष्ट उठाएंगे। मैं वचन देती हूँ, मैं राज्य की बहुत अच्छे से देखभाल करूँगी। उसके बाद दोनों भाई अपनी बहन सिंड्रेला से विदा लेकर घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। दोनों भाई चलते चले गए, एक राज्य से दूसरे राज्य, यहाँ तक कि दुनिया के हर कोने में ढूंढा, लेकिन उन्हें कहीं भी सोने के बालों वाला व्यक्ति नहीं मिला। अंत में वो एक देश में पहुँचे जहाँ पर सोने से बना हुआ एक महल चमक रहा था। जब वो और आगे बढ़े, उन्होंने वहाँ के लोगों को सोने के कपड़े पहने हुए देखा। जल्द ही उन्होंने घोड़े पर सवार सोने के बाल वाले व्यक्ति को देखा। वो कोई और नहीं बल्कि उस राज्य का राजा विलियम था। वहाँ मौजूद सभी लोग उनकी जय जयकार कर रहे थे। दोनों भाई सोने के बालों वाले राजा विलियम को देखकर बहुत खुश हुए। तब राजा विलियम ने उन्हें देखा और पूछा, तुम दोनों कौन हो? दिखने में अजनबी लगते हो, कहाँ से आए हो? महाराज, ये मेरे बड़े भाई विराट हैं। ये आपकी तरह एक राजा हैं और मैं इनका छोटा भाई नकुल हूँ। दरअसल हम अपनी बहन सिंड्रेला की शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। क्या आप हमारी बहन से शादी करेंगे? क्योंकि हमारी बहन सिंड्रेला के सोने के बाल हैं और उसकी जिद है कि वो उसी से शादी करेगी जिसके बाल उसकी तरह सोने के हों, वरना वो कभी शादी नहीं करेगी। ओह अच्छा, तो ये बात है। क्या उसका दिल भी सोने की तरह खालिश और सुंदर है जैसे उसके बाल हैं? हाँ बिल्कुल, हमारी बहन लाखों में एक है, उसके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। तो फिर ठीक है, मैं उससे शादी करूँगा और उसे अपने देश की रानी बनाऊंगा। लेकिन यदि उसका दिल उसके बालों की तरह सुंदर नहीं निकला तो मैं तुम दोनों को बहुत कड़ी सजा दूंगा। ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, तो फिर चलो तुम दोनों मेरे अतिथि गृह में जाकर विश्राम करो और अपनी बहन सिंड्रेला को यहाँ आने का संदेशा भिजवा दो। फिर जल्द ही सिंड्रेला को अपने भाइयों द्वारा एक पत्र मिला और पत्र पढ़ते ही वो खुशी से उछल पड़ी। फिर सिंड्रेला ने महल में रहने वाली भरोसेमंद बूढ़ी दासी भवानी को सब बताया। दासी भवानी बहुत ही धूर्त और चालाक थी। सिंड्रेला की बात सुन उसने एक चाल चली जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता था। सिंड्रेला राजमहल से निकलते समय राज्य के मंत्री को कार्यभार सौंपकर अपने साथ बूढ़ी दासी भवानी और उसकी बेटी अंगूरी को अपने साथ लेकर निकली। काफी दूर चलने के बाद वो नदी किनारे पहुँचे और तभी बूढ़ी दासी भवानी और उसकी बेटी अंगूरी ने मिलकर सिंड्रेला को नदी में धक्का दे दिया और वो तेज नदी की धारा में बहती चली गई। ये देख खुश होते हुए दासी भवानी बोली, अब चलो, हमें जल्दी नाव में बैठकर वहाँ पहुँचना होगा। अब मेरी बेटी की शादी सोने के बालों वाले राजा से होगी। फिर दासी भवानी अपनी बेटी अंगूरी के साथ नाव में बैठकर निकल पड़ी। उस जगह पहुँचने से पहले बीच में ही दासी की बेटी अंगूरी ने राजकुमारी सिंड्रेला के कक्ष से चुराया हुआ हीरो से जुड़ा हुआ गाउन पहन लिया और सर से पाँव तक सोने के गहनों से ढक लिया। जल्द ही दोनों माँ बेटी सोने के बालों वाले राजा के देश पहुँच गयी। जब वो दोनों नाव से उतरी तब राजा के सैनिकों ने उन्हें देखा। तब दासी की बेटी अंगूरी रोब जमाते हुए बोली, देख क्या रही हो, मेरे लिए सोने के बग्गी लाओ वरना मैं तुम्हारा सर कलम करवा दूंगी। ये सुन सैनिक आपस में बातें करने लगे। अरे ये राजकुमारी कितनी बदतमीज है, ये हमारे राजा की पत्नी बनेगी। ये राजा विलियम की पत्नी बनने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। फिर सैनिक अंगूरी को सोने की बग्गी में बैठाकर राजमहल की ओर चल पड़े। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी सिंड्रेला की जान परियों ने बचाई और सही सलामत उसे उस देश की सीमा पर पहुंचा दिया। सिंड्रेला, हमने तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दिया। हमने बहुत समय पहले एक भविष्यवाणी की थी। जल्दी जाओ और अपने दोनों भाइयों की जिंदगी बचा लो, उन दोनों की जान खतरे में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जी बात करने का समय नहीं है, जल्दी जाओ
वरना देर हो जाएगी। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तभी बग्गी राजमहल पहुंची, जहां राजा विलियम राजकुमारी सिंड्रेला का इंतजार कर रहा था। नकली राजकुमारी सिंड्रेला यानी अंगूरी बग्गी से उतरी और गुस्से से पास खड़े एक सैनिक को धक्का मारा। हट जाओ मेरे रास्ते से और जल्दी से मेरे कदमों में सोने की कालीन बिछाओ। ये देख राजा विलियम्स गुस्से से आग बबूला होते हुए बोले, तुम दोनों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तुम्हारी बहन के सुनहरे बाल नहीं है और ना ही वो दयालु है। क्या तुम ये सोचते हो कि मैं इस पत्थर दी लड़की से शादी करूंगा? हमारी बात सुनिए राजा विलियम्स, ये हमारी बहन नहीं है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। पर राजा विलियम्स ने उनकी एक ना सुनी। मुझे झूठ से सख्त नफरत है। सैनिकों, इन दोनों को बंदी बनाकर तहखाने में डाल दो। तभी पीछे से आवाज आई, रुक जाइए। ये कहते हुए सिंड्रेला दौड़ते हुए महल के अंदर दाखिल हुई और हाथ जोड़कर राजा विलियम से बोली, राजा विलियम, मैं हूँ राजकुमारी सिंड्रेला और जो लड़की मेरी तरफ वेशभूषा में खड़ी है वो मेरी दासी की बेटी अंगूरी है। ये कहते हुए सिंड्रेला ने राजा विलियम को सारी घटना विस्तार से बताई। सच्चाई जान राजा विलियम गुस्से से बोले, सैनिकों, दुष्ट दासी और उसके बेटी को रस्सियों से बांधकर समुद्र में फेंक दो। सैनिकों ने तुरंत सिंड्रेला के दोनों भाइयों को छोड़ दिया और दुष्ट दासी और उसके बेटी को पकड़ लिया। तब राजकुमारी सिंड्रेला राजा विलियम से विनती करते हुए बोली, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। उनकी की के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सिंड्रेला की दयालुता देख राजा विलियम बहुत प्रभावित हुआ। वो मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी सिंड्रेला, तुम्हारा दिल बिल्कुल तुम्हारे सोने के बालों की तरह खूबसूरत है। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ। फिर राजा विलियम ने दासी भवानी और उसकी बेटी अंगूरी को छोड़ दिया। दासी और उसके बेटी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। फिर उन्होंने राजकुमारी सिंड्रेला से माफी मांगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद बड़ी धूमधाम से सोने के बालों वाली राजकुमारी सिंड्रेला की शादी सोने के बालों वाले राजा विलियम के साथ बड़ी ही धूमधाम से संपन्न हुई और वो खुशी खुशी अपना वैवाहिक जीवन बिताने लगी। एक बार की बात है, कालियापुर नाम के एक गांव में पूजा और हर्षिता नाम की दो बहनें अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। पिता मोहनदास को गुजरे अभी कुछ ही समय हुआ था। पिता के गुजरने के बाद सौतेली माँ ने अपना असली रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया। पूजा हर्षिता से उम्र में बड़ी थी। दोनों बहनें अपनी सौतेली माँ से बहुत परेशान रहती थी। ठंड का समय था, लेकिन फिर भी सौतेली माँ उनसे खूब सारा काम करवाती थी। पूजा हर्षिता को ज्यादा काम करने नहीं देती थी, क्योंकि हर्षिता भी छोटी थी। उनकी सौतेली माँ उन्हें पहनने के लिए भरपूर कपड़े भी नहीं देती थी। एक बार की बात है, हर्षिता अपनी बड़ी बहन पूजा से कहती है, दीदी, आप पूरे दिन पानी में काम करती रहती हो। माँ ने हम दोनों को सिर्फ एक एक स्वेटर दे रखा है, लेकिन आप अपना स्वेटर भी मुझे ही पहना देती हो। अगर ऐसा ही चलता रहा फिर तो आप बीमार पड़ जाओगी। कोई बात नहीं हर्षिता, मैं बड़ी हूँ, मैं थोड़ी ज्यादा ठंड बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तू नहीं कर पाएगी, समझी? लेकिन दीदी। लेकिन कुछ नहीं, दोनों स्वेटर तू ही पहन के रख, समझी? उन दोनों बहनों की बातें उनकी सौतेली माँ सुन रही थी। विमला को दोनों बहनों का प्यार एक नजर नहीं भाता था। वो दोनों बहनों से बहुत चिढ़ती थी। उसे इस बात से भी बहुत दिक्कत थी कि वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार क्यों करती है। वो कहती है, हाँ, एक बहन को दूसरी बहन पर बहुत प्यार आ रहा है। अब तुम एक काम करो, मैंने जो तुम दोनों को एक एक स्वेटर पहनने के लिए दिया है ना, वो भी मुझे वापस कर दो, समझी तुम? इतना कहकर विमला उनसे वो स्वेटर भी छीन लेती है। अब दोनों बहनों को ठंड में बिना स्वेटर के ही रहना पड़ रहा था। वो उन दोनों को ताजा खाना भी खाने को नहीं देती थी। वो दोनों बहनें हमेशा 2-3 दिन पुराना खाना ही खाया करती थी। एक बार की बात है, ठंड के कारण हर्षिता की तबीयत खराब हो जाती है। हर्षिता की खराब तबीयत देख पूजा चिंता में पड़ जाती है और वो अपनी सौतेली माँ के पास जाकर कहती है, माँ, ठंड के कारण हर्षिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। प्लीज माँ, 2-3 दिन उसको गरम गरम ताजा खाना दे दो और एक स्वेटर दे दो ना, प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, नहीं तो मेरी बहन को कुछ हो जाएगा। प्लीज माँ, मना मत करना, प्लीज। पूजा की बात सुन उसकी सौतेली माँ इतराते हुए कहती है, अब तो इतना गिड़गिड़ा ही रही है तो चल ठीक है, मैं तेरी बहन को एक स्वेटर दे देती हूँ, लेकिन मैं उसको कोई ताजा खाना वाना नहीं देने वाली, समझी?
इतना कहकर सौतेली माँ पूजा को हर्षिता के लिए एक स्वेटर दे देती है। स्वेटर लेकर पूजा हर्षिता के पास जाती है और उसे पहना देती है। उसके बाद वो किचन में चली जाती है। आज उसकी सौतेली माँ ने सूप बनाने को कहा था। सूप बनाते बनाते पूजा के मन में एक ख्याल आता है। एक काम करती हूँ, थोड़ा सा ज्यादा सूप बना लेती हूँ और चुपके से हर्षिता को पिला दूंगी। ऐसा सोचकर पूजा थोड़ा ज्यादा सूप बना लेती है और चुपके से ले जाकर अपनी छोटी बहन को पिला देती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और धीरे धीरे हर्षिता की तबीयत में सुधार आ जाता है। एक दिन सौतेली माँ पूजा को आवाज लगाते हुए कहती है, ए पूजा की बच्ची, कहाँ मर गई? मेरे हाथ पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा तेल गरम करके मेरे हाथ पैरों में मालिश कर दे। अभी आई माँ। उसके बाद पूजा तेल गरम करके अपनी सौतेली माँ के हाथ पैर की मालिश करने लगती है। अरे वाह कलमुही, जो भी कहो, तेरे हाथों में तो जादू है। मेरे तो सारे शरीर का दर्द धीरे धीरे गायब हो रहा है। शुक्रिया माँ। तुझे एक बात पता है, पूरे 3 साल बाद मेरी बेटी सपना अपनी नानी के घर से यहाँ आ रही है। बड़े दिन हो गए थे उसे देखे हुए, इसलिए मैंने उसे यहीं पर बुलवा लिया। अरे वाह माँ, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। मैं दीदी के आने की खुशी में ढेर सारे पकवान बनाऊंगी। हाँ हाँ, खाना तो वैसे भी बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। बना लियो अच्छा अच्छा खाना। आज पहली बार विमला ने पूजा से इतने अच्छे से और प्यार से बात की थी। पूजा को बहुत खुशी होती है और उसे लगता है कि उसकी सौतेली माँ के दिल में उन दोनों बहनों के लिए प्यार उमड़ रहा है। यही सब सोच पूजा विमला से कहती है, माँ आज मुझे आपका मूड बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। वैसे माँ एक बात कहूँ? क्या हुआ, बोल। माँ, इस पूरे घर का काम करने के लिए मैं अकेली ही काफी हूँ। मैं सारा काम अकेले संभाल लेती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना आप हर्षिता का दाखिला स्कूल में करवा दे। उसे पढ़ाई करने का बहुत शौक है माँ, और वैसे भी घर का काम तो मैं ही करती हूँ ना। वो थोड़ा पढ़ लिख लेगी, सही रहेगा। पूजा की ये बात सुनते ही विमला गुस्से के मारे तिलमिला जाती है और पूजा को लात मारते हुए कहती है, तुम जैसे बेशरम लोगों के अंदर यही कमी होती है। 2 बोल प्यार से क्या बोल लो, तुम लोग तो सर पर चढ़ जाते हो। बड़ी है अपनी बहन को पढ़ाने वाली, अपना गंदा सा चेहरा लेकर चली जा यहाँ से। पूजा आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। उसे इस बात का बहुत दुख पहुँचता है और वो अपने कमरे में जाकर खूब रोती है। रोते रोते उसकी आंख लग जाती है। उसी शाम विमला की बेटी घर आती है और पूजा सोती ही रह जाती है। अपनी बेटी को देख विमला बहुत खुश होती है। अरे बेटी, तू आ गई? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं माँ, मैं तो आराम से आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ, आप फटाफट खाना लगवा दो। इतना कहकर सपना नहाने चली जाती है। दूसरी तरफ विमला पूजा को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे पूजा, कहाँ है? जल्दी जल्दी टेबल पर खाना लगा दे। अपनी सौतेली माँ की बातें सुन पूजा हड़बड़ी में उठती है। अरे मेरी तो आँख लग गई थी, मैंने इस कारण खाना बनाया ही नहीं। अगर ये बात माँ को पता चली तो वो तो बहुत गुस्सा करेंगी। पूजा फटाफट हर्षिता को लेकर किचन में जाती है और दोनों बहनें जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती हैं। तब तक सपना फ्रेश होकर आ जाती है। वो देखती है कि टेबल पर अभी तक खाना नहीं लगा। वो गुस्से में चिल्लाने लगती है, माँ, मैंने आपसे कहा था मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, उसके बावजूद अभी तक टेबल पर खाना नहीं लगा है। आपको पता था ना कि मैं आने वाली हूँ, फिर भी आपने खाना बनवा कर नहीं रखा है। अरे मेरी बच्ची, तू गुस्सा मत कर, मैं अभी किचन में जाकर देखती हूँ। विमला किचन में जाकर देखती है तो वो देखती है कि अभी खाना बन ही रहा है। ये सब देख विमला को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है, करमचली, मैंने तुझे पहले ही कहा था मेरी बेटी आने वाली है, जल्दी जल्दी खाना बना लियो, लेकिन तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती है ना। तुझे तो मैं अच्छा सबक सिखाती हूँ, रुक तू 2 मिनट। इतना कहकर विमला किचन से बाहर जाती है और अपनी बेटी को मनाते हुए कहती है, मेरी बच्ची, तू बस 10 मिनट इंतजार कर ले, खाना बस बनने ही वाला है। मैं नहीं करने वाली कोई इंतजार, मैं जा रही हूँ बाहर से खाने। इतना कहकर सपना गुस्से में पैर पटकते हुए घर से बाहर खाना खाने चली जाती है। विमला का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो गुस्से में किचन में जाती है और पूजा के बाल पकड़कर उसे 2-4 थप्पड़ लगा देती है और कहती है, तुझसे मैंने इतने प्यार से कहा था कि मेरी बेटी के लिए खाना बनाने के लिए, लेकिन किसी ने सही ही कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुझे माफ कर दो माँ,
मेरी आँख लग गई थी, वरना मैं जल्दी से सारा खाना बना देती। मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब देख वहाँ खड़ी हर्षिता भी कहती है, प्लीज माँ, दीदी को मत मारो, उनसे गलती हो गई है, उन्हें माफ कर दो। अब बहुत हो गया तुम दोनों का, मैं तुम दोनों को इस घर में और देख नहीं सकती, निकल जाओ मेरे घर से। ये आप क्या कह रही हो माँ? अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? और वैसे भी ये हमारे पापा का घर है, ना कि आपका घर है जो आप हमें यहाँ से बाहर निकाल रही हो। बहुत जुबान चलने लग गई है तुम दोनों की, निकलो अभी कभी यहाँ से। विमला दोनों बहनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। ठंड का टाइम था और दोनों बहनों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो इधर उधर भटकने लगती है। भटकते भटकते रात हो जाती है। हर्षिता रोते हुए कहती है, दीदी बहुत भूख लग रही है और साथ में बहुत ठंड भी लग रही है, कुछ करो ना दीदी। मैं क्या करूं हर्षिता, इतनी रात गई, सारी दुकानें बंद हो गई है और हमारे पास पैसे भी नहीं है। दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। रात को तड़पती भड़कती ठंड का दोनों बहनों को सामना करना पड़ता है। सुबह होते होते हर्षिता की तबीयत दोबारा खराब हो जाती है। हे भगवान, कौन सी परीक्षा ले रही हो आप हमसे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी बहन को खो दूंगी। इसके अलावा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन? प्लीज भगवान कुछ तो मदद करो। पूजा अपनी बहन को गोद में उठाकर एक सरकारी बगीचे में पहुंच जाती है और एक टेबल पर उसे लिटा देती है। तभी वहाँ पर बहुत तेज रोशनी होती है और एक बहुत खूबसूरत अप्सरा जैसी परी प्रकट होती है। परी को देख पूजा कहती है, कौन हो आप? देखने में तो कोई दिव्य शक्ति लग रही हो। मैं रानी परी हूँ पूजा। भगवान ने मुझे जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए बनाया है। मैं परियों के देश की रानी हूँ। मैंने देखा तुम बहुत संकट में हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। सच में? क्या मेरी छोटी बहन को ठीक कर दोगी? हाँ पूजा, मैं तुम्हारी छोटी बहन को बिल्कुल स्वस्थ कर दूंगी। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देने वाली हूँ जिससे तुम्हारी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। इतना कहकर परी वहाँ पर दो जादुई लिपस्टिक प्रकट करती है। एक लिपस्टिक लाल कलर की थी और दूसरी लिपस्टिक गुलाबी कलर की। फिर रानी परी कहती है, पूजा, इस लाल वाली लिपस्टिक को तुम अपनी बहन के होठों पर लगा देना। तुम्हारी बहन बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। और साथ में ये गुलाबी वाली लिपस्टिक से तुम जितनी लिपस्टिक मांगोगी ये तुम्हें देगी। इसकी मदद से तुम खूब तरक्की कर पाओगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मैं ज्यादा समय तक यहाँ नहीं रुक सकती। इतना कहकर रानी परी वहाँ से गायब हो जाती है। पूजा जादुई लाल लिपस्टिक को हर्षिता के होठों पर लगाती है। उसके ऐसा करते ही हर्षिता बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। तभी वे लोग गुलाबी लिपस्टिक से ढेर सारे लिपस्टिक मांगते हैं और उन्हें ले जाकर बाजार में बेच देते हैं। लिपस्टिक सुंदर होने के कारण तुरंत ही बिक जाती है। उससे उन्हें जो पैसे मिलते हैं वो दोनों उससे अपने लिए खाना खरीद कर खाते हैं। गांव के कोने में वो दोनों बहनें अपने लिए एक झोपड़ी बनाती है और उसी में रहने लगती है और रोजाना गुलाबी लिपस्टिक से ढेर सारी लिपस्टिक मांगकर बाजार में बेचने चली जाती है। उन्हें ऐसा करते करते 1 साल बीत जाता है और वो बहुत धनवान हो जाती है और अपना बहुत सुंदर घर बना लेती है और साथ में लिपस्टिक की बहुत बड़ी दुकान भी खोल लेती है। एक बार की बात है, पूजा की सौतेली माँ और सौतेली बहन उसकी दुकान पर लिपस्टिक खरीदने आती है। दुकान में पूजा को देखकर वो दोनों बहुत हैरान हो जाती है। तब पूजा कहती है, आपको क्या लगा था माँ कि आप हमें घर से बाहर निकाल देंगी तो हम भूख और ठंड के मारे मर जाएंगे? एक बात हमेशा याद रखना माँ, जिसकी मदद कोई नहीं करता उसकी मदद खुद भगवान करता है। आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूँ, लेकिन आज भी मुझे अपने पैसों पर बिल्कुल घमंड नहीं है। अब आप जा सकती है यहाँ से। पूजा की बात सुन उसके सौतेली माँ और बहन का मुंह बन जाता है और वहाँ से चली जाती है। और इधर पूजा अपनी छोटी बहन का दाखिला गांव के सबसे महंगे स्कूल में करवा देती है और फिर वो दोनों बहनें अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती हैं।